नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने स्वास्थ्य सूत्र चैनल में। आज का वीडियो हमारा इन्फर्टिलिटी को लेकर है, पुरुषहीनता को लेकर है और स्पर्म की घटती हुई संख्या को लेकर है। ये हमारे लिए एक जटिल और गंभीर प्रश्न है, क्योंकि स्पर्म की घटती हुई संख्या ने मानव अस्तित्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है और इस पर हमें समय रहते सोचना, विचार करना और चिंतन करना बहुत आवश्यक है। जीवित और अजीवित जो वस्तुएं हैं, जो संसार है, उसमें कुछ भिन्नताएं रहती हैं। जैसे कि जीवित जो वस्तुएं हैं वो भोजन करती हैं, श्वास लेती हैं, वो एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं। और तीसरी जो सर्वोत्तम इनकी क्वालिटी है, सर्वोत्तम जो गुण है, वो है संतानोत्पत्ति का। क्योंकि जीवित जो वस्तुएं हैं, जीवित जो प्राणी हैं, मरने से पूर्व अपनी प्रतिलिपि के रूप में अपनी संतान छोड़ के जाते हैं, जो विकास क्रम को, उस सभ्यता को एक पीढ़ी आगे बढ़ाता है। मनुष्य भी मरने से पूर्व संतान के रूप में अपनी एक प्रतिलिपि छोड़ जाता है और ये प्रतिलिपि मानव की एक धरोहर होती है जो विकास क्रम को आगे बढ़ाती है। लेकिन पिछले दिनों जो रिसर्चें हुई हैं, पिछले दिनों जो स्वास्थ्य विभाग में जो निष्कर्ष निकल के सामने आए हैं, वो मनुष्य जाति के ऊपर, मनुष्य की इसी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और इसको हमें गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि निषेचन के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए, गर्भधारण के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता रहती है। एक है स्त्री शरीर में जन्म देने वाले अंडाणु, अंडज या ओवम की, और दूसरा है पुरुष शरीर में जन्म लेने वाले शुक्राणु, स्पर्म और सीमन की। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब सहवास के दौरान एक ओवम और एक शुक्राणु का मिलन होता है तो गर्भ की स्थापना होती है। यदि इन दोनों में से एक ना हो, निष्क्रिय हो, या जिसका एक की गुणवत्ता समाप्त हो जाए, तो गर्भ धारण समान रूप से सहज संभव नहीं है। और इससे हम कह सकते हैं कि उस दंपत्ति का जो वंशवेल है वहीं रुकने वाली है। स्त्री शरीर में प्रति महीने 1 या 2 डिम्ब परिपक्व होकर उसकी ओवरी से निकलते हैं और एक लंबी यात्रा तय करते हुए फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से योनि तक पहुंचते हैं। यहाँ वो पुरुष शरीर से स्खलित होने वाले, पुरुष शरीर से आने वाले शुक्राणु का इंतजार करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और वहीं इन दोनों का मिलन होता है। मिलन के बाद फिर निषेचित डिम्ब की उल्टी यात्रा शुरू होती है और वह जो फैलोपियन ट्यूब है उसके माध्यम से पुनः गर्भाशय में आकर, यूट्रस में आकर स्थापित होता है। या 9 महीने तक वो परिपक्व भ्रूण का जन्म रूप ले लेता है, एक पूर्ण शिशु का जन्म ले लेता है। स्त्री शरीर में प्रतिमास 1 या 2 डिम्ब जन्म लेते हैं, तो उसके विपरीत यदि पुरुष शरीर की बात की जाए तो पुरुष शरीर में हर सेकंड 15,000 से ज़्यादा शुक्राणु यानी स्पर्म जन्म लेते हैं, जिन्हें पूरी तरह परिपक्व होने में, पूरी तरह मैच्योर होने में 45 से 72 दिन का समय लगता है। इस दौरान वो एक लंबी यात्रा भी शुरू करते हैं, क्योंकि स्पर्म जन्म लेते हैं टेस्टिस की कुछ खास सेल्स के अंदर, खास कोशिकाओं के अंदर, और वहाँ से जन्म लेकर अध पके या विकसित शुक्राणु एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। पतली एक ट्यूब के माध्यम से वो अंततः सीमन ग्लैंड्स यानी कि वीर्य कोश में पहुंचते हैं। वीर्य कोश में उनको वहाँ पर पोस्टर ग्लैंड का एक स्राव मिलता है, क्योंकि वो उस स्राव में उनके लिए पौष्टिक तत्व रहते हैं, जीवित रहने के लिए कई चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। तो जब ये शुक्राणु टेस्टिस में पैदा होके वीर्य कोश तक पहुंचते हैं और वहाँ संचित होते रहते हैं, तो उनकी सघनता तो बढ़ती है, उनकी संख्या भी अनायास काफ़ी बढ़ जाती है और वो स्खलित होने तक वहाँ संचित रहते हैं। और जब वो किसी सहवास या यौन क्रिया के द्वारा सेक्स में जब स्खलित होते हैं तब बाहर आते हैं, और तभी उनकी गुणवत्ता, तभी उनकी जो महत्व है हमें पता चलता है, क्योंकि इनका क्या महत्व है।
ऐसा कहते हैं कि आज से 60-70 साल पहले के जो स्पर्म काउंटिंग थी और आज की जो स्पर्म क्वांटिम है, उनमें एक नाटकीय बदलाव आया है, एक नाटकीय रूपांतरण हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शोध संस्थान है दिल्ली की, आप सब जानते होंगे, उसको एम्स के नाम से जानते हैं। एम्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक गंभीर चेतावनी, एक गंभीर निष्कर्ष अपना रखा कि भारतीय पुरुषों में पिछले 30 सालों में स्पर्म की संख्या अचानक 3 गुना घटी है। 1990 की यदि बात करें तो 1990 के आसपास जो भारतीय पुरुष थे, उनके पर ml सीमन में करीब 6 करोड़ के लगभग स्पर्म होते थे, शुक्राणु होते थे, जो आज की दृष्टि में देखा जाए तो घटकर 2 करोड़ पर ml से भी कम रह गए। और ये हमारे लिए गंभीर प्रश्न है कि WHO और दूसरी स्वास्थ्य संस्थाएं एक बात बताती हैं कि यदि किसी पुरुष के सीमन में 1.5 करोड़ स्पर्म पर ml से कम हो तो वो संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य खो देता है, वो इनफर्टिलिटी के अंदर आ जाता है। ऐसे पुरुष संतान को जन्म नहीं दे पाते, फिर उन्हें कुछ आर्टिफिशियल तरीके अपनाने पड़ते हैं, वो भी कोई ज़्यादा सफल नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बात तो आज की है। यदि यही स्पर्म घटने की गति रही तो आने वाले 20-25 सालों में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पुरुष स्पर्महीन हो जाएंगे, एंजियोस्पर्मिया में समाहित हो जाएंगे। ये हमारे लिए गंभीर प्रश्न है, इस पर हमें आज सचेत रहने की ज़रूरत है। यदि हम इतिहास में पीछे लौटें, हम 1948-50 के पीरियड में जाएं तो 1950 के आसपास एक वयस्क पुरुष के शरीर में जब वो सीमन स्खलित होता था तो उसके 1 ml सीमन में 11 से 12 करोड़ स्पर्म पर मिलीलीटर के लगभग होते थे, जो 1960 तक पहुँचते करीब 6 से 8 करोड़ पर ml रह गए। 1990 तक पहुँचते उनकी संख्या और घटी। और यदि हम आज की बात करें तो आज यदि एवरेज निकाला जाए तो 2 करोड़ स्पर्म पर ml से भी कम रह गए हैं। ये हमारे लिए गंभीर प्रश्न है कि पिछली 1 शताब्दियों में अनाया इतना बदलाव कैसे आ गया। ये सोचने की बात है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपनी गणना पर, अपनी खोज पर, अपनी रिसर्च पर लगे हैं, लेकिन हमारे लिए भी चिंतन करने का एक प्रश्न है, क्योंकि असली परिणाम तो हमें भोगना पड़ना है। हमें अगली पीढ़ी को जिंदा रखना है कि इस सभ्यता को यही समाप्त करके जाना है या कुछ लोगों के हाथों में छोड़ के जाना है। ये हमारे लिए गंभीर प्रश्न है। यदि हम डॉक्टर किन्से की, मास्टर जॉनसन की रिपोर्ट देखें या हम ऐसे और सेक्स विशेषज्ञों की विशेष रिपोर्ट देखें तो उन्होंने तो उस पीरियड में आज से 40-50 साल पहले कुछ हमारे लिए नियम निर्धारित किए थे। उनके लिए सेक्स एक खेल था, सेक्स उनके लिए एन्जॉयमेंट था, इसलिए उनके लिए सीमन वेस्ट करने का कोई महत्व नहीं था। लेकिन हमारे जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं, जो सदियों पुराने नियम हैं, वो उनके विपरीत कुछ हमारे लिए दिशा निर्देश देते थे। लेकिन ऐसे दिशा निर्देशों पर हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जितने भी सेक्स विशेषज्ञ थे वो हंसते थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे, वो हमें दकियानूसी या अंधविश्वास कहते थे। लेकिन आज उनके सामने ये परिणाम है कि वो गलत थे कि हम गलत थे। विज्ञान तो, मेरी दृष्टि में विज्ञान वो है जो हर रोज़ बदले। विज्ञान हमें दवा देती है, मेडिसिन लेके आती है, लेकिन 1 साल के बाद उस पर बैन लगाना पड़ता है क्योंकि विज्ञान एक ऐसी दवा लेके आती है जिस पर कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं होती। उनको सिर्फ विज्ञान दिखाना है, उनको सिर्फ व्यापार करना है। तो आज का विज्ञान सिर्फ व्यापार है। इसी तरह डॉक्टर किन्से, डॉक्टर मास्टर जॉनसन जैसे इतने भी विशेषज्ञ हुए, उन्होंने सिर्फ एक हलचल मचानी थी पूरी दुनिया में। उन्हें अपने को एक अलग श्रेष्ठ कैटेगरी में रखना था, इसलिए उल जुलूल उन्होंने नियम रखे और उसका परिणाम आज मनुष्य भोग रहा है, मनुष्य जाति भोग रही है कि मनुष्य जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है, क्योंकि यदि एक पुरुष के अंदर पौरुषता नहीं रह जाएगी, पुरुष के सीमन में स्पर्म नहीं रहेंगे, तो आखिर नई पीढ़ी जन्म कहाँ से लेगी। यदि आपको एक मैं उदाहरण बताऊंगा कि आप बहुत लोग ऐसे होंगे जो कुत्ते पालते होंगे, कुत्ते को पेट के रूप में रखते होंगे, लेकिन जब आप
अपनी विच को क्रॉस कराते हैं तो एक ऐसे डॉग की खोज में रहते हैं जो काफ़ी परिपक्व और जिसकी स्वास्थ्य क्वालिटी उत्तम हो। लेकिन हम पुरुष दृष्टि में से भूल जाते हैं। हम यहाँ सिर्फ पुरुष का मतलब पुरुष और स्त्री का मतलब सिर्फ स्त्री रखते हैं, और उसका परिणाम ये भुगतना पड़ता है कि जब वो उनको संतान नहीं होती तो फिर किसी चिकित्सक से परामर्श लेते हैं। चिकित्सक भी आपको एक चीज़ बेचने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, यदि नहीं स्पर्म तो क्या, स्पर्म उधार ले लेंगे, स्पर्म किसी कहीं से डोनेट करा लेंगे, स्पर्म कहीं से खरीद लेंगे और हम कोशिश करेंगे IVF वगैरह कई तकनीकों से आपको संतान हो जाए। और अब तो ऐसी भी IVF में ऐसी रिपोर्ट आ रही है, मैं भारत के कई ऐसे IVF सेंटर को जानता हूं, वो तो आपको यहाँ तक गारंटी देते हैं कि आपके आने वाली संतान है वो केवल पुत्र रूप में जन्म लेगी, सन रहेगी, वहाँ डॉक्टर होने की संभावना नहीं है। आप भी उसके प्रति ज़्यादा उत्सुक होते हैं, लेकिन हम देखें कि सन और डॉक्टर का जो अनुपात है वो गड़बड़ाएगा। यदि संतान ऐसी होंगी जिसके स्पर्म नहीं होंगी तो आपकी अगली पीढ़ी वो कहाँ से क्या करेगी। हेलो, एक और प्रश्न जो है, जो स्पर्म क्वांटिटी पर देखें या इन्फर्टिलिटी पर देखें तो हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर स्पर्म की क्वालिटी घट क्यों रही है, स्पर्म की संख्या इतनी तेज़ी से नष्ट क्यों हो रही है, हमारे जो पुरुष हैं वो क्यों पौरुषहीनता खोजते जा रहे हैं। यदि हम भारत में देखें तो आज 18 से 20% लोग ऐसे हैं जो निसंतान की श्रेणी में आते हैं, उनके पास एक भी संतान नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि संतान को जन्म दे सकें। क्योंकि वो पुरुष ऐसे हैं जिनके स्पर्म नहीं हैं, या स्त्रियां ऐसी हैं जो एक सही उत्तम ओवम को जन्म दे पाती हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हैं कि वहाँ डिम और स्पर्म का आपस में मिलन नहीं हो पाता, वो संतान गर्भ नहीं धारण कर पाते, वो संतान को जन्म नहीं दे पाते। लेकिन बहुत सारे IVF खुल रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं लोगों को। चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया व्यापार तैयार हो रहा है, एक नई हम नया एक आशा लगाए बैठे हैं कि शायद इसी पर मनुष्य सभ्यता केंद्रित होकर रह जाएगी। कुछ लोग स्पर्महीनता के लिए स्मोकिंग करना, सिगरेट आदि पीना या शराब पीने को दोषी ठहराते हैं, कुछ मादक द्रव्यों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन वो इतने मेरी दृष्टि में इतने ज़्यादा मूल्यवान नहीं है कि पौरुषहीनता के कुछ और विशेष कारण हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, जिन्हें शक्तियों पूर्व से स्थापित किया गया है, लेकिन इन्हें हमने पिछले 2-3-4 दशक में सिर्फ हंसी का पात्र बना दिया। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत रहा है कि आप नैसर्गिक जीवन जियो, प्राकृतिक जीवन शैली का पालन करो। आपने प्रकृति ने जो आपके लिए नियम बनाए हैं उनका अवलोकन करें, उनका हम अनुसरण करें, तभी हम प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। यदि प्रकृति का उल्लंघन करेंगे तो हमारे सामने कुछ वर्षों में उसके दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। इसे हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने सदियों पहले स्थापित किया था कि हमें पहले जीवन के 20-25 वर्ष ब्रह्मचर्य के रूप में जीना चाहिए। इस पीरियड में हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए, अपने शरीर को गृहस्थ के लिए तैयार करना चाहिए, अपने जीवन को स्थापित करने की तौर तरीके सीखने चाहिए। और इस दरमियान हमें वीर स्खलन से तो पूर्णतः परहेज करना चाहिए। यदि हम परहेज कर पाएंगे तो एक सशक्त संतान को जन्म दे पाएंगे, हमें संतानहीनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता के साथ या भारतीय सेक्स विशेषज्ञ हमें सिखाते हैं कि 10-11 साल में यदि बच्चे एजैकुलेट करते हैं, मास्टरबेशन से अपने को एजैकुलेशन देते हैं तो कोई सामान्य बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखते हैं ऐसे बच्चे जब 25-30 से ऊपर जाते हैं, 30-35 में जाते हैं, तो उनमें पौरुषता जैसे कोई गुण ही नहीं रहता। वो उनमें कई तरह के मानसिक और शारीरिक बदलाव आ जाते हैं। और उसमें एक प्रमुख कारण ये स्पर्म घटने का भी है, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर दंपत्ति 30-35 के बाद संतान करने के योग्य ही नहीं रहते। आप इस चीज़ को वो ध्यानपूर्वक अपने आसपास देख सकते हैं। इसी तरह आज हम खेती के लिए कहते हैं, फसलों के लिए कहते हैं कि खेती हमारी इसलिए नष्ट हो रही है कि खेतों में हम ज़्यादा खाद यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा रासायनिक यूज़ इस्तेमाल में ला रहे हैं, हम ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, और इसके कारण खेत हमारे अनफर्टिलाइज हो रहे हैं, उर्वरकहीनता हो रहे हैं, वो बंजर हो रहे हैं। लेकिन हम देखें कि यदि एक
मिट्टी ऐसी चीज़ पर, मिट्टी को हम तो जीवांत मानते हैं, लेकिन विज्ञान की दृष्टि में तो मिट्टी जो है जीवांतहीनता की दृष्टि श्रेणी में आती है। लेकिन यदि खाद के प्रयोग से, निरंतर रसायनों के प्रयोग से हमारे खेतों की मिट्टी यदि अपनी जीवंतता खो सकती है, तो मनुष्य के साथ क्या हो सकता है। हम मानव दृष्टि में देखें तो आज मनुष्य जन्म से पहले ही कई तरह की दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ जब गर्भ धारण करती है तो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चिकित्सक उन्हें कई तरह की दवाइयाँ शुरू करा देते हैं। उन्हें टॉनिक के नाम पर कई तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, उन्हें कई तरह के हार्मोन्स इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि उनका ग्रोथ यथावत बना रहे, गर्भ गिरने से बचा रहे। और जब जन्म लेकर बच्चा बाहर आता है तो जन्म के साथ ही उसको दवाइयाँ की लिस्ट थमा दी जाती है, वो दवाइयों पर पूरी तरह आश्रित होकर रह जाता है। एक चीज़ अभी और शुरू हुई है कि ज़्यादातर माएँ आजकल दूध नहीं पिलाती। वैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं कि माँ के दूध की जगह उन्हें ऊपर के आहार दिया जाए, ऊपर का दूध दिया जाए, उस पर ही बच्चे पलते हैं। तो ये भी आगे चलकर उनके लिए एक विनाशकारी सिद्ध होता है। और जब हम देखते हैं कि ऐसे जो बच्चे दवा से पैदा हुए, दवा खा के जन्म लेकर बाहर आए, ऐसे बच्चे जब 15-18 साल के होते हैं तो वो पूरी तरह दवाओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उनके शरीर में एक के बाद एक कई तरह की व्याधियाँ तो होती हैं। उनके स्पर्म काउंटिंग जो हैं वो या तो ख़त्म हो जाती हैं या औसत से भी कम रह जाती हैं। वो एक तरह अनफर्टिलिटी के रेट में रहते हैं। उस तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वैसे हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ हवा में पॉल्यूशन में नहीं रह रहे, हम सिर्फ खाद्यान्न रसायन युक्त नहीं खा रहे, हम आज पानी प्योरीफाइड नहीं पी रहे, हम दवा के रूप में भी सैकड़ों तरह के रसायन प्रतिदिन यूज़ कर रहे हैं, प्रतिदिन इस्तेमाल में ला रहे हैं। ये हमारे लिए ख़तरनाक है और इसका ये परिणाम है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, एक के बाद एक नई बीमारी जन्म ले रही है, साथ ही हमारी मनुष्यता खतरे में पड़ रही है। ये हमारे लिए एक कठिन और सोचने वाला विषय है और इसके कारण हमारे स्पर्म काउंटिंग बहुत घट रहे हैं। यदि हम नैसर्गिक प्रक्रिया पर नहीं लौटे, हम प्राकृतिक जीवन पर हमने चलना नहीं सीखा, तो हमारे लिए ये और ख़तरनाक रहेगा। हम आगे चलकर हमें और विकट स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। विज्ञान हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ना होकर सिर्फ एक प्रयोग है, एक सिर्फ खिलौना है, जिसे आप प्रतिदिन बदलता देखते हैं। उसकी धारणाएं, उसके प्रिंसिपल हर महीने बदल जाते हैं। वो एक दिन कुछ और कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। एक दिन वो किसी और चीज़ को प्रतिस्थापित करते हैं, दूसरे दिन उसी चीज़ के विपरीत हो जाते हैं। ये हमने हज़ारों बार देखा है, हज़ारों ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ विज्ञान ने अपनी सिद्धांत को विड्रॉ कर लिया है, अपने सिद्धांत को बदल लिया है। तो विज्ञान के सहारे हम मनुष्य का अस्तित्व नहीं देख सकते। हमें उस नैसर्गिक विज्ञान पर लौटना पड़ेगा, उस प्राकृतिक विज्ञान पर लौटना पड़ेगा जो हज़ारों सालों से हमारे साथ चल रही है और जिसे हम सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के अलावा हर जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक पशुपालक अपने पशुओं में इस्तेमाल करता है, यदि वो वहाँ भी विज्ञान का प्रयोग करता है तो पशु नहीं रहता, वो मशीन बना लेता है। वो मशीन बन जाता है तो उसे पशु से इतना प्रेम नहीं रहता। इसी तरह हम मनुष्य जाति में देखें तो हम यदि नैसर्गिक जीवन को जिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, हमें हमारे एक परिवार में निरंतरता बनी रहेगी, हमें ना शिशु की जन्म की चिंता रहेगी, ना हमें शिशु के स्वास्थ्य की जन्म की चिंता रहने लगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यही मेरे इस स्वास्थ्य सूत्र का उद्देश्य है कि मैं आपको चेताऊँ, समाज को चेताऊँ, अपने देश को चेताऊँ कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए। हमें अपना चिंतन बदलना चाहिए, हमें अपने सोच विचार में परिवर्तन करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, ये समाज स्वस्थ रहेगा, ये संसार स्वस्थ रहेगा, हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। आओ हम सब मिलकर इस स्वास्थ्य सूत्र को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए हम देश को आगे ले जाते हैं। धन्यवाद मित्रों।